ग्लोबल अम्बेडकराइट सोशल नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमो बुद्धा, जय भीम। प्यारे दर्शकों, आप सबका ग्लोबल अम्बेडकराइट्स नेटवर्क पर स्वागत है। इस नेटवर्क का जो मेन पर्पस है, जो एम्स है, वो अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए सभी बंधु को, बहनों को, भाइयों को एक मंच पर इकट्ठा करके उनके जो विचार हैं, जो बाबा साहब के प्रति उनकी जो श्रद्धा भावना है, उनको आम लोगों तक जो बाबा साहब का संदेश है, जो बाबा साहब का मैसेज उन्होंने दिया अपने संघर्ष के जरिए से, वो इस जो नेटवर्क है ग्लोबल अम्बेडकराइट्स का, उसका उद्देश्य है कि सारे भारत में ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जहां जहां भी बाबा साहब के पैरोकार बैठे हैं, उनको एक मंच पर इकट्ठा लाकर जो उनका एक्सपीरियंस है, जो बाबा साहब का संदेश है, उसको सभी के साथ शेयर किया जाए। आप प्यारे दर्शकों, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आज जो स्क्रीन पर आज जो देखेंगे, बाबा साहब की मूवमेंट के एक जाने पहचाने नाम, वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट, एक राइटर, एन एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक जर्नलिस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक फिलोसफर, जो एक बाल सभा से उठकर बाबा साहब के मिशन तक पहुंचे, जो बाबा साहब की बड़ी बड़ी जो कन्वेंशन होती थी पंजाब में, उनको ऑर्गेनाइज करते थे, उनका उनका सारा मैनेज करते थे, उनको उनका सारा इंतजाम करते थे, उनको एड्रेस करते थे, उनका जो सेक्रेटरी का काम करते रहे। और बाबा साहब की जो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो उन्होंने भारत के लोगों को, जो बहुजन समाज को, जो उन्होंने अपने अधिकार राइट्स लेने के लिए बनाई थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, पंजाब के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर भवन, जो अम्बेडकर भवन जलंधर में है, उसके वो ट्रस्टी हैं। और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक जर्नलिस्ट, इतनी क्वालिफिकेशन। और इतना ही नहीं, 93 एज, आज आज नियरली वो 93 ईयर एज होते हुए भी आज अपना समय निकाल रहे हैं, जो बाबा साहब के साथ उन्होंने अच्छे टाइम अपना व्यतीत किया है, जो उन्होंने बाबा साहब से जो कुछ सीखा है, जो कुछ गेन किया है, जो उनके प्रतिभा से उन्होंने लर्न किया है, आज उनका शेयर सभी के साथ उसका शेयर करेंगे। उनका जो अभ्यास है, जो उनका एक्सपीरियंस है, बाबा साहब की जो प्रेरणा से अपने इतने महान पदवी तक पहुंचे हैं, उनका आपके साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं उनका बहुत तहे दिल से, और अंबेडकर जो ग्लोबल अंबेडकर इस नेटवर्क की सभी टीम की तरफ से, जिनमें मुख्य तौर से रंजीत बौद्ध, शेखर बोरकर जी, डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, शेखर बोरकर जी, डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, सिद्धार्थ जी, दलजीत और सभी साथी जी, सभी की तरफ से मान योग, बहुत ही सत्कार योग ऑनरेबल केसी सुलेख जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केसी सुलेख साहब, आप जी का आज के नेटवर्क पर बहुत बहुत निमंत्रण है, सादर प्रणाम है, आपको वंदना है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अम्बेडकर ग्लोबल अम्बेडकर नेटवर्क पर। आप क्या कहना चाहेंगे आप? वृद्धि साहब, धन्यवाद ने मेरे बाबत जो इंट्रोडक्टरी बातें कर दी हैं। तो मैं तो अपने आप को इतना नहीं समझता कि कुछ भी है। मुझे बाबा साहब की वजह से ये मान सम्मान आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, ग्लोबल अम्बेडकराइट्स दोस्तों
को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी इस इस समय जबकि देश का सारा प्रचार मीडिया एक विशेष सांप्रदायिक सोच के लोगों के उसके उनके उनका कब्जा है। तो ऐसे में बाबा साहब का जो मानववाद, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और जो फलसफा है, तो उसके लिए उम्मीद करना या उनको देखना बहुत ही कठिन है। जी और इसके लिए जबकि ये टीम इन डेडिकेटेड दोस्तों की मैदान में आई है और इस माध्यम से लोगों तक बाबा साहब का मिशन और जीवन के बारे में जानकारी देने का बीड़ा उठाया है, ये रियली वाकई बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं और दोस्तों से भी, जितने भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, काम करने वाले हैं, उनसे भी यही आशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मीडिया, सरकारी मीडिया हमारी परवाह नहीं करता, तो हम कम से कम बाबा साहब की उस मशाल को, उस लाइट को जलाए रखने का पूरा कसम खाएं, पूरा अपने दिल से काम करने की कोशिश करें। तो इस वक्त धन्यवाद सुलेख जी। दूसरी बात है कि इस वक्त सारे देश में ये जो कोरोना की डिजीज अब भयानक जी रूप जी अख्तियार कर चुकी है और इससे सारे का सारा देश जूझ रहा है। लोग बहुत हजारों की तादाद में मृत्यु हो चुकी है और काम काज ठप हो गया है। बड़ी बेचारगी की बिल्कुल हालत में वो सड़कों पर आ गए हैं और उनके आने जाने का, खाने पीने का कोई कुछ जगह नहीं बच सकी और सड़कों पर आ गए हैं अपने अपने घरों की जाने के लिए। उसकी जी जो हालत है उसको देखकर भी ऐसे दिल हिल जाता है। तो बड़ी भयानक स्थिति है। उसके बारे में भी अब जितना भी हम सोच सकते हैं, हमारा दिल उनको भी संवेदना प्रकट करने का हमारा विचार है। बाबा साहब का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसे महापुरुष की तस्वीर आ जाती है जिसने उम्र भर अपने तप, त्याग, बलिदान और परिश्रम, पराक्रम की वजह से अछूत कहे जाने जी वाले एक करोड़ों के तबके को एक बहुत ही गुमनामी के खाकर न सिर्फ ब्राह्मणवादी मायाजाल के खूनी पंजे से उसको आज़ाद करवाया, बल्कि उनको अपने पूरे तपोबल से उन्होंने इनको इंसान की कतार में खड़ा कर दिया है। ये उस बाबा साहब की एक बिल्कुल सुलेख जी, आपने सही बताया। ये तस्वीर जैसे छोटी सी आपने है। आपने मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आपने बाबा साहब के साथ उस समय बहुत मुलाकातें की, बहुत काम किया उनके साथ, उनके दर्शन किए हैं। उनकी कुछ यादों को आज हम ताजा करेंगे। कुछ चीजें हमें ऐसे काफी बुक्स में तो मिलती हैं, पर वो बुक्स में तो मिलती हैं, पर हम वो चीजें
आपसे जानना चाहेंगे जो आज तक हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को नहीं मिली, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मैं आपसे बेनती करूंगा, आप बताइए कि आपकी जो बचपन में 27 में 1927 में आपका बर्थ हुआ, कब कौन सी एज में आकर आकर आपको बाबा साहब के बारे में पता चला भी बाबा साहब भी कोई कोई महान इंसान है, और उसके बाद जब आपको पता चला तो आपकी पहली मुलाकात बाबा साहब के साथ कब और कहां और किन हालात में हुई, इस बारे में प्लीज आप बताइएगा प्लीज। मेरा बाबा साहब से मिलना या उनके संपर्क में आना जी एक संयोग का करिश्मा है। एक जी तरफ जब मैं अपने बंगा जो है ज़िला नवांशहर में आजकल पढ़ता है, उसमें हाई स्कूल की पास करने के बाद तो फिर जालंधर में मैं चले गया, कॉलेज में दाखिल हो गया। तो मेरा उन दिनों में एक ये वो कुदरती बात है, मेरे दिल में जैसे भी बहुत बचपन से एक समाज जी चेतना का दर्द था। उनको बाल सभा के माध्यम से भी मैंने कोशिश किया, प्रचार किया। तो जालंधर में आने के बाद मेरा संपर्क उस वक्त के सेठ किशन दास जो एमएलए थे, और जो 1937 में इलेक्ट हुए थे 8, उनमें सेठ किशनदास भी थे। और उन्होंने जब बाबा साहब ने ये फाउंड किया, ये स्थापित किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो उसमें ये भी एक सरदार गोपाल सिंह खालसा, और ये दोनों एमएलए थे उन दिनों में, तो ये उन्होंने भी अटेंड किया। उसके बाद इन्होंने ब्रांच अपने पंजाब में खोली सन 1945 के करीब, और उन्हीं दिनों में मैं कॉलेज में दाखिल हो गया था। कॉलेज में दाखिल होने के साथ साथ जो मेरे में समाज चेतना थी, उसकी वजह से मैं सेठ किशनदास से भी जुड़ गया। उन्होंने अभी अभी जी अम्बेडकरी मूवमेंट पंजाब में आई थी, और वो उनकी अध्यक्षता में वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक पंजाब फेडरेशन का भी यूनिट स्थापित कर दी थी। तो मेरा उनसे कुदरती मेल हो गया अपने जज्बात, अपने विचारों की वजह से। तो उसके बाद फिर सारे का सारा बोझ मेरे भी काफ़ी मैंने ले लिया। 1946 जो इलेक्शन थे उनमें भी मैंने काफ़ी काम किया। और उसके बाद जब पार्टीशन के बाद हमारे लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई थी, इतना ख़राब हालत हो गई थी, तो इनको रेफ्यूजियों के होने की वजह से कोई पूछताछ नहीं थी, कोई किसी कोई परवाह नहीं थी। और खेतों में जितने भी इनकी दुर्दशा हो रही थी, कोई दुकानों में, कोई दूसरे कामों में, इनको कोई जगह नहीं मिली। उससे ऐसी स्थिति में हम जो भी पंजाब के बनाए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बॉडी, तो उन सब ने हम जी विचार किया कि भाई ऐसी बाबा साहब के साथ क्यों ना उनसे मिलकर सारी बातें की जाएं। तो उस वक्त वो लॉ मिनिस्टर थे गवर्नमेंट इंडिया की में, दिल्ली में उनकी कोठी थी। तो उससे एक डेपुटेशन बना जो 5-7 आदमियों का, उसमें मैं भी ऑफिस सेक्रेटरी में उस वक्त था, तो मैं भी साथ जी चला गया। तो सबसे पहले हमने 1948 जनवरी, गांधी के कत्ल के सिर्फ 2-3 दिन पहले हम बाबा साहब के साथ मिले। उनके जी हमने एक डिटेल्ड मेमोरेंडम बना के दिया, और वो तैयार किया। और जब हमारी मुलाकात हुई उनसे बड़ी फिक्स करने के बाद, और उसमें सबसे पहले उनके उस वक्त दर्शन हुए जब मैं
उस डेपुटेशन में ऑफिस सेक्रेटरी के वजह से उनसे मिले। तो उस वक्त जब उनकी कोठी पर हम सारे के सारे मिले, हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प जो की बाबा साहब के साथ मिलने के लिए वो दादा साहब गायकवाड़ थे। उन दिनों में जब आफ्टर पार्टीशन हमारे लोगों के रेफ्यूजीज में शक्ल में आ गए थे, तो सेंटर की तरफ से उनको रेफ्यूजी ऑफिसर बनाकर यहाँ पंजाब में भेजा गया, और वो इंसिडेंटली उसी जगह उसी मकान में रहने लगे जहाँ मैं रहता था उन दिनों में, और हमारी दोस्ती काफ़ी हो गई थी। मैं उनके काम आया, वो मेरे काम आए, तो ऐसे करते करते उनकी मदद की वजह से बाबा साहब के साथ मिलना बड़ा आसान हो गया, और काफ़ी उनसे बातें हुई। एक सेकंड। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बाबा साहब पंजाब के लिए उनके प्रति बहुत प्यार था, वैसे तो उनका प्यार सभी सभी भारतवासियों के सभी इंसानों से था। ऐसा ऐसा क्या कारण है कि बाबा साहब ने जब 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर जो उन्होंने अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू किया, तो वो पंजाब से शुरू किया। दूसरी बात, जो लैंड एलिनेशन एक्ट था, उसका बाबा साहब ने जो प्रॉपर्टी के राइट टू प्रॉपर्टी लेकर दिया। तीसरी बात है कि नानक चंद रत्तू जी, उनके जो वो भी पंजाब से थे, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, बड़े साल उनकी सेवा की उन्होंने। तो ऐसी ऐसी बाबा साहब का जब पहली बार पंजाब में आए, तो उन्होंने, आपने पहली बार उनका देखा पंजाब में, तो आपको कैसे लगा भी पंजाब के लोगों के लिए प्रति उनका क्या संदेश था, और पंजाब की जनता में कैसी उमंग थी उस समय जब बाबा साहब इधर आए, और बाबा साहब को आकर कैसे महसूस हुआ भी ऐसे भी लोग हैं पंजाब के जो मेरे लिए इतना करने को तैयार है, इतना निछावर है। कुछ कुछ ऐसे सीन आपके शेयर करेंगे प्लीज हमारे दर्शकों के साथ। जब जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पर गुस्से में निराश होके नेहरू जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उस दिन जी भी मैं सेठ कृष्णदास के साथ विजिटर गैलरी में मौजूद था, जब उन्होंने गुस्से में रेजिग्नेशन लेटर दे तो पहले दिया था, लेकिन जो फॉर्मली अच्छा उनका एक बयान होना था, स्टेटमेंट होनी थी, उसके लिए डिप्टी स्पीकर जो थे उस वक्त, उन्होंने उनको मना कर दिया, टाइम नहीं दिया। तो गुस्से में आके जी उन्होंने जब ये रेजिग्नेशन दे दिया, उस दिन भी हमने सारी कार्रवाई अपनी उसके बाद वो शिफ्ट हो गए अपने प्राइवेट कोठी में। तो हमने सबसे जी पहले उनको मिलकर कोशिश की कि पंजाब में अब ये आज़ाद हो गए हैं गवर्नमेंट के कामों से, तो पंजाब में अच्छा इनका दौरा जी करवाया जाए। मैं और सेठ अच्छा कृष्णदास ने उनको, हमने पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि आपकी हमें बहुत ज़्यादा जी ज़रूरत है, और लोगों में बहुत उत्साह और बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले इंडिया में जी आफ्टर रेजिग्नेशन हमने उनको पहली दफ़ा मैदान में उतारा। 10 अक्टूबर 1951 को अच्छा उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया, और उसी दिया अक्टूबर में हमने फिक्स कर दिया, 27 अक्टूबर 1951 को जलंधर में फिक्स कर दिया, और हमारी उनका टूर उनका टूर रिक्वेस्ट प्रोग्राम सारा पर वो फाइनल कर मान दिया। गए। हाँ, जी वो मान गए, और हमने पूरी तैयारी से उनका 27 नवंबर को, 27 अक्टूबर को, सॉरी, तो अक्टूबर को उनका, जी हाँ, 27 अक्टूबर को जलंधर में पूरी तरह से स्वागत हुआ। लाखों की गिनती में उस दिन लोग इकट्ठे हो गए थे, और उसी जी जगह जहाँ उन्होंने वो स्पीच दी, और मैं उस वक्त, मैंने ही स्टेट सेक्रेटरी का काम किया, तो वो जी उस दिन सुबह
अपने अमृतसर में हवाई अड्डे से उतरे थे, और उसके बाद फिर जी शाम को हमारे पास हमारी उस सभा को उन्होंने संबोधित किया, और उसके बाद फिर लुधियाना में, और उसके बाद फिर 28 तारीख को लुधियाना में, और 29 तारीख को पटियाला में। ये उनके हमने 3 भाषण जी। करवाए। और ये बड़े आनंद की बात है कि इंसिडेंटली, सौभाग्य से, मैं भी उसी कार में सफर करता रहा जिसमें उनको घुमाया गया, एक जगह से दूसरी अच्छा जगह, जी। दूसरी तीसरी तीसरी जगह। एक उसी जी कार में वो प्रीतम रमदासपुरी था, एक हमारा यंग फ्रेंड था, तो वो चला रहा था। जी। तो पिछली सीट पर सेठ कृष्णदास बाबा साहब और सविता अम्बेडकर, और फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ मैं, और 3 दिन लगातार उनके, ये भी मैंने उनके आनंद साथ रहे। लिया उनके। अच्छा हाँ, जी। उसी कार में बैठकर, हाँ, उनसे बातें, जब भी जितना भी मौका मिला, तो जालंधर में रात को भी उनसे बातें हुई, और जी सुबह उसके बाद 28 तारीख को फिर उनसे बातें हुई। दूसरे लोग भी आ गए थे हमारे पास, स्टूडेंट्स भी आ गए थे। और उसी दिन जी। 28 तारीख को नेक्स्ट डे जालंधर से, तो डीएवी कॉलेज के स्टाफ और प्रोफेसर वगैरह, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की जी। कि हम भी आपको बाबा साहब सुनना चाहते हैं, तो हमारे भी ब्रेकफास्ट लेक्चर पर आप आइए। तो वहाँ भी गए। वहाँ जाके जी। उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर जो भाषण दिया, 1.5 घंटा इंग्लिश में, तो अच्छा वो जी। लोगों अच्छा को जी। अब तक याद है। उसमें काफी जी। बातें हुई। और एक सेकंड। तो जय, अभी स्टूडेंट की बात की सुलेख जी आपने, मैं चाहूंगा भी आपके, बड़ी बड़ी बहुत रेयर चांस है अभी, अब 3 दिन वो पंजाब में रहे और जिस गाड़ी में वो गए उसी में आप बैठे रहे, बहुत क्लोज उनके साथ साथ रहे, बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है। एक ही गाड़ी में सफर किया, उनकी स्टेज को कंडक्ट किया, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। स्टूडेंट के लिए मैं जब जानना चाहूँ, स्टूडेंट के लिए और बुक्स के प्रति उनका कितना लगाव था, क्या मैसेज था स्टूडेंट को उस समय उनका? जब हम दूसरे दिन सुबह बैठे, वो बड़े फ्रेश होके, पहली शाम को जी उन्होंने एड्रेस किया लाखों की तादाद में। काफी थक गए थे, और रात को अच्छी तरह से वहाँ उनको ठहराया गया। फ्रेश हो गए, सवेरे जी। आए। वहाँ प्रोफेसर भी आ गए, और इधर उधर के जितने लोग थे हो सके, सवेरे सवेरे उनको घेर लिया। वो भी एक लॉन में कुर्सी पर बैठ गया। एक मेरा अच्छा एक जी। कजन आरसी, मिस्टर आरसी पॉल, उसने एक सवाल किया। वो भी अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुआ था। उसने पूछ लिया वो बाबा साहब स्टूडेंट से। स्टूडेंट थे वो? स्टूडेंट, हाँ, अच्छा जी। कॉलेज स्टूडेंट का, दोबा कॉलेज का। तो उसने भी ये अच्छा जी। सवाल पूछ लिया कि बाबा साहब, आपको आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? तो बाबा साहब ने उसको नहीं। भी, उसके जवाब में भी पूरी फ्रैंकली बातें की कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, पहले तो दे शुड एक्वायर एक्सेलेंस इन पढ़ाई, इन स्टडीज, के जैसे एक तपस्वी की तरह वो उनको एक मन से, किसी के साथ ताल्लुक ना रखते हुए, एक एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए, ताकि बाद में जी अगर ये पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, इंट्रिकेसीज हैं, जी। उनको समझने के बाद वो कुछ रियली वर्थ वाइल पॉलिटिक्स में आके वो काम कर सकें। तो ये उनका पूरा अच्छा। मैसेज था। वो मैंने कई कई जगह रिकॉर्ड भी ये है। तो ऐसे हम्म, अ, जो बहुत अच्छा। लुधियाने की एक मिनट बातें में थी। आपको ए- हम्म, 1 मिनट सुलेख जी। प्यारे दर्शकों, मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं,
उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पेज को, जो ग्लोबल अम्बेडकराइट का पेज है, उसको शेयर और लाइक जरूर करें। और साथ साथ अगर किसी किसी जो अभी अभी साथी जुड़े हैं, उनको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आज को जो हमारे मुख्य मेहमान है, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो मान जो केसी सुलेख जी हैं, जो बाबा साहब के समय उनके साथ रहे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और जब बाबा साहब पंजाब में आए 3 दिन उनके साथ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत बार उनको दिल्ली जाकर भी मिलना पड़ का मौका मिला। और बाबा साहब ने जब 25 नवंबर 1949 को जब लास्ट अपना पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस समय भी सुलेख साहब पार्लियामेंट में उनका भाषण सुन रहे थे। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को, ग्लोबल मेडकराइट पेज को शेयर और लाइक जरूर करें। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी किसी ने कोई अपना सवाल पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो या कमेंट देना हो, तो हमारे ग्लोबल मेडकराइट पेज पर वो अपना कमेंट्स दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका वो हम कोशिश करेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो सुलेख जी तक पहुंचाएंगे। तो सभी से जो रिक्वेस्ट है, जी सुलेख साहब अपना प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक दूसरी बात जो है, पहली मुलाकात के बाद मैं अक्सर उनसे मिलता रहा। आपने जैसा भी कहा है ना, तो जालंधर में जी हेडक्वार्टर था ये फेडरेशन का भी। और मेरा उन दिनों में हमने पेपर की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले उससे पहले जो भी हमारी कार्रवाई हुआ करती थी पार्टी की या किसी और चीज़ की, तो वो सारी की सारी इश्तहारों के ज़रिए और पोस्टर्स के ज़रिए होती थी। कोई अखबार नहीं था। हाँ, मैं यही यहीं सबसे पर पहले। आपको एक मैं यही हाँ। मैं यहीं पर सुलेख जी आपको रोकता हूँ, क्योंकि ये कि बहुत हम्म। बहुत आपकी लाइफ का और बाबा साहब के मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप एज ए जर्नलिस्ट उस समय हाँ जब जी। देश आजाद ही हुआ था, तो उस समय एक पत्रिका निकालना, एक न्यूज़पेपर निकालना, तो एक बल्कि इमेजिनेशन के परे की बात थी। तो इतनी हिम्मत और इतने कैसे सोच में आया, एक उर्दू की पत्रिका, उजाला पत्रिका आपने डाली, क्योंकि उस समय पुरानी कहावत है, अगर अखबार निकालना एक दूध की नदी निकालने के बराबर होता था। ऐसा ऐसा इतना कठिन काम था। तो जो आपने इस जो पत्रिका इसके बारे निकाली, में भी। उसका क्या कैसे शुरुआत हुई, और बाबा साहब के साथ कैसे उनका विचार विमर्श हुआ, इसके बारे में बताइए प्लीज। इसके बारे में भी, अखबार के बारे में भी एक अकबर इलाहाबाद का शेर है। तो वो है कि जी, खींचो ना म्यान ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। अखबार निकालो, क्या इतनी बात है, बिल्कुल सही बात है। इतनी पेन इज माइटर देन sword, ये पुरानी सो कहावत ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स। उसी के लिहाज से हमने देखा जी कि हमारे उस समय में हमारी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो तो बहुत ज़्यादा थी। और हमने जी बहुत कॉन्फ्रेंसें की, ये किया वो किया। लेकिन हमारे में जी सब में एक सबसे ज़्यादा कमी थी, हमारी कोई अखबार नहीं थी। हमने काफ़ी कोशिश की जी बिल्कुल। गवर्नमेंट से, जी, लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा सख्त रवैया था उन दिनों में। कोई अखबार का अच्छा जी। लाइसेंस देना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमने अच्छा ये जी। इसका लाइसेंस हमें मिला। और उसके पहले कोई अच्छा अखबार नहीं था। और उसी समय ये अप्रैल 14 अप्रैल 1948 को पहला अंक हमने निकाला। पहला, और बिल्कुल। उससे उसी उसी उन इन दिनों में बाबा साहब को किसी तरह पता चला गया, पता लग गया कि ये अखबार अच्छा जी। निकाल रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा जी। 12 अप्रैल को एक चिट्ठी भी लिख दी, तो ये जो आप दिखा लेटर रहे लिखा। हैं, लेटर लिखा। जी तो उसमें तो उन्होंने कई बातों का खुलासा किया कि एक तो कि पंजाब में, ईस्ट पंजाब उन दिनों में था कि उन दिन जी कोई अखबार नहीं था। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी, जबकि हमारे लोगों में देश भर में एट्रोसिटीज़ होती हैं।
उनको कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे एमएलए बिल्कुल। एमपीज वो सारे के सारे उन्होंने जो काम करते हैं वो निराशाजनक है। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उम्मीद की कि ये अखबार इनका लोग भरपूर स्वागत करेंगे और आपको पूरा सहयोग देंगे। ये बाबा साहब के अपनी तरफ से जो पंजाब के लोगों के बारे में उनके हमदर्दी थी, उनका उनको पूरा पूरा ध्यान था, ख्याल था, वो इसी लेटर जी से भी काफी नजर आ जाता है। तो उन दिनों में वो दूसरी जो हमारे दोस्त थे वहाँ बाबा साहब को मिलने वाले, उनकी जुबानी पता चला है कि वो जो अपने उजाला में मैंने कोशिश करता था कि उसको मॉडर्नाइज करने की, नई नई लाइनों के ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की, बाबा साहब के प्रचार के मुतल्लिक वो कोशिश मेरी काफी, मेरे भी उन दिनों में बड़े ऐसे ख्याल थे, विचार थे और जज्बा था। तो वो बड़े ध्यान से सुनते थे। अपन उनको किसी को कह देना है कि भाई क्या लिखा है, वो हमारी रिपोर्टों और हमारे आर्टिकल्स जितने भी जो भी उनको इंटरेस्ट था वो काफी पढ़ते थे, जी काफी उनमें उनका भी शौक था। तो जी जी। इसके बारे में 1948 से लेकर 1950 51 तक ये मैं अपनी कोशिश करता रहा। एक तरफ जी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का काम मेरे जिम्मे था, दूसरी तरफ मेरी बीए की पढ़ाई थी, तीसरी तरफ ये अच्छा। अखबार का काम था। ये आप अंदाजा लगाइए बिल्कुल। कि ये सारी की इतना सारी हाँ। बातें, तो वो मैं जी अपने आप में महसूस करता हूँ कि एक कोई जी। ऐसी शक्ति थी कि मैं बड़ी खुशी से किसी किस्म का बोझ ना समझते हुए इसको बड़ी बड़ी खुशी से मैं करता गया। और जितना जी भी लोग आज तक जानते हैं वो इसको महसूस करते हैं कि वो वाकई उस वक्त उजाला ने जो काम किया वो क्या था। हाँ, सुलेख साहब, जो जो हौसला उस समय 48 में आपके पास था ना, आपके साथ पास था उजाला चलाते समय, ऐसा ही हौसला, ऐसी है ना एनर्जी अभी अभी 93 ईयर एज तक का आपके पास है, जो आप आज बैठे हैं वो उसके नेटवर्क पर इन और बाबा कम्प्लीमेंट साहब की यादें यादें कर रहे हैं। तो सेम सेम स्टैंड, इन मैं तो कहना कॉम्प्लीमेंट्स सेम के स्टैंड है। इन नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सेम आपका सेम स्टैंड पूरे ना। दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मुझे यही हौसला है अपने दोस्तों मित्रों का, जी जी। को जो मुझे शक्ति का एक हौसले का काम दे रहे हैं। जितना भी हो बहुत सकता है, बहुत मैंने बहुत हजारों आर्टिकल लिखे, हजारों जी आर्टिकल जी लिखे हैं, सोविनियर लिखे हैं, छोटी छोटी किताबें लिखी हैं। और सबसे ये है कि जो जी जिस आदमी ने भी, जिस आदमी लेखक ने, मंत्री ने या किसी और जी नेता ने बाबा साहब के जी। खिलाफ कोई लिखने की कोशिश की, उनकी मुश्किल तस्वीर को, उनके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्य की बात जी। है। हमारे लोगों में इतने लोग कैसे ठगी का काम करते हैं, बाबा साहब के नाम का बिल्कुल। नेशनल रिवार्ड भी देते हैं, और उसमें जो अपनी जी। उनकी सोच है वो टोटली बाबा साहब के विचारों के, विचारधारा के खिलाफ बहुत ज्यादा है। उल्ट तो होती है। उल्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी मेरे 3 4 किताबें मैंने लिखी हैं। शोरी बेन शोरी जी। शोरी अरुण शोरी ने एक बड़ी अरे सॉरी। गंदी बातें, अरुण शोरी बंडल ऑफ या लाइज, उसने एक किताब बाबा साहब के यस। खिलाफ लिखी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। तो उसका फॉल्स जवाब गॉड, मैंने यस। पूरी, हाँ, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, उसने बाबा यस। साहब के बारे में इतनी गलत इंफॉर्मेशन कन्वे की जी और इतना झूठ बोला कि बाबा जी। साहब तो बेकार हो गए थे। उनको गांधी ने हौसला दिया। जी जी। और ये मैं, खैर वो तो बहुत लंबी चौड़ी मैंने उसका जवाब दिया। तो जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये
तो उसके बाद हमें फिर सिलेक्ट से हमें हमें आपको देखकर हमें हौसला कितना हुआ। हमारी एज में हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा। हमारी एज में हाँ, पंजाब में अभी दो दो ऐसे उपासक हैं। एक आप हैं, एक मानजोग लाहौरी राम बाली जी, पंजाब से, जो हाँ, अभी उसने अभी भी अभी अपनी, बाबा साहब का हाँ, अभी अभी उसने भी बाबा साहब का अपनी, मिशन अपने अपने कंधों पर, इतने इतने मजबूत कंधों पर, +90 ये एज पर लेकर अभी भी चल रही है। तो आप दोनों का हमें बहुत आशीर्वाद है, हमें बहुत सहारा है, ब्लेसिंग है। तो हमें बड़ी खुशी है कि, और हम उम्मीद करते हैं और भी उपासक होंगे जो बाबा साहब के साथ काम जिन्होंने किया। पर मैं तो नहीं जानता, शायद आपको पता हो। अभी अभी और स्टेट में कुछ साथी होंगे या नहीं होंगे, मालूम नहीं। पर हमें हमें आप दोनों पर बहुत मान है, बहुत प्राउड है। बड़ी खुशी होती है जब आप बाबा साहब की बात करते हैं। आपकी बुक्स हम पढ़ते हैं, आपके बारे सुनते हैं। तो मैं तो पहली बार आपको फेसबुक पर ही आपको देख सका, पर पंजाब में नहीं नहीं देख सका। बाली साहब तो लोकल थे, तो आप चंडीगढ़ में थे, तो नहीं हो सका। आज हमारी हमारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई। दूसरी बात, एक बात और मैं फिर प्यारे दर्शकों आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। हमारा जो जो ग्लोबल अम्बेडकराइट पेज है उसको शेयर और लाइक जरूर करें। और जिन साथियों ने अभी अभी जो अपना पेज ओपन किया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको बता दें कि हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है बहुत ही सत्कारजोग केसी सुलेख साहब जी से चल रहा है, जो बाबा साहब के समय उनके साथ काम करते रहे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और जिन्होंने बाबा साहब को पार्लियामेंट में भी सुना है, उनके साथ देखा है, उनके दिल्ली घर में भी उनको मिले हैं। जब पंजाब वो इधर आए, उनके साथ हमेशा दिन रात उनके साथ रहे हैं। बाबा साहब पर बहुत उन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो सभी से उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि सभी साथी इस पेज को देखें, और साथियों को अभी कुछ मिनट और हमारा प्रोग्राम चलेगा सुलेख जी के साथ। तो सभी आप इस साथियों को इनवाइट करें ग्रुप पर। और जिन साथियों ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई सजेशन भेजना हो, तो आप हमारा फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। तो अम्बेडकर ग्लोबल अम्बेडकर पेज पर कमेंट कर सकते हैं। तो सभी से ये बेनती है कि सुलेख साहब, एक और बात होती है, जी, पूना पैक्ट बाबा साहब की लाइफ का एक बहुत ही सैड चैप्टर हम कह सकते हैं गया। तो पूना पैक्ट उन्होंने कम्युनल अवार्ड लेके दिया था। जब पूना पैक्ट हुआ तो उसके बारे में कभी बाबा साहब से आपकी बात हुई कि उन्होंने सोचा क्या था, क्या हो गया? अगर कुछ ऐसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो पूना पैक्ट के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे, कितने निराश थे, क्या कैसा उन्होंने आइडिया सोचा था? अगर कोई है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूर शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू। नहीं, पर्सनली इस इशू पर जी या इस कांड पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक पुरानी बात हो चुकी सी, और जिसके बारे में हाँ, लोगों को, अच्छा। दुनिया को बड़ा डिटेल में उसके बारे में जानकारी जी ऑलरेडी जा चुकी है। बाबा साहब की जगह जगह पर जो उन्होंने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं या अपनी तरफ से कुछ लिखा है, वो तो जी ऑलरेडी सब लोगों के ध्यान में है। बाबा साहब ने है। किन हालात में ये इसको मंजूर करने की कोशिश की, मैंने भी अपनी किताबों में, अपनी कई आर्टिकल्स जी में इसके बारे में लिखा है। तो जी। किन हालात में उनको मजबूर हो गए। एक तरफ हो गए। जब गांधी ने मरण व्रत रख लिया है, तो जो जी उसके बारे में बाबा साहब ने आपने लिखा है कि किस हालात में उनको ये सारी की सारी इसको मानना पड़ा। पूना पैक को जी बनाया गया। तो वो तो सारी की सारी अ, बहुत लिटरेचर उसमें लिखा है, अपने अपने विचार लिखे हैं। हमने भी जी अपने जी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का को इसको धिक्कार दिवस के रूप में हम मनाते थे। लेकिन ऑल सेड अच्छा एंड जी। डन, अगर आज हम उनको देखें, तो बाबा साहब ने खुद कहा है कि ये जो
ये बातें जो सारी की सारी बेसमार्क को उन्होंने कोट करके कहा था कि पॉलिटिक्स जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज की है। ये गेम पॉसिबिलिटी, ऑफ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की है। तो वो या बिल्कुल। अपनी बात पर अड़े रहना या कोई बात जी जी। भी अब हम देखते हैं कि अगर कई कई बिल्कुल। लोग ऐसे उतावले हो जाते हैं कि वो उनको मर जी। जाने देना था, गांधी को मर जाने देना था, लेकिन बाबा साहब को हाँ जी ये जी जी। मानना नहीं चाहिए थी। ऐसे भी जी विचार हैं लोग, लेकिन वो समझते ही नहीं है इन बातों को कि जी जी अब जी। उनके दिल में ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं था, बड़ा होने के जी बावजूद उनकी दूरंदेशी बात थी कि ये इसका खमियाजा सारी उम्र मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा और ये लग जो जाएगा बिल्कुल। मेरी लोग हैं इनके हम्म, बोझ सारे का सारा इन पर पड़ जाएगा। हम्म। इंदिरा गांधी के मरने के बाद अब तक नहीं उसके कलंक निकल क्या चुका। क्या। और ऐसे भी वो और भी इस कई हालात मिसालें इन हैं। दिनों, इन दिनों में, या बिल्कुल इन तो दिनों में। तो खुद खैर कुछ भी है उसके हम दूसरे पहलू पर अगर आ जाएं, जैसे भी हालात में बना, तो बाबा साहब को मजबूरी की हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कि दूर देश या कैसे सवाल लोग करते हैं। तो उसके बाद भी हम हमारे एक सेक्शन है उसको मैग्ना कार्ट बोलते हैं। मैग्ना कार्ट मैग्ना कार्टा। जो मैग्ना कार्टा, हाँ ब्रिटिश जी। हिस्ट्री में ब्रिटिश हिस्ट्री में 1215। जब उन्होंने 1215 का जो। यस यस हाँ, तो ये छोटे 1215 का छोटे मैग्ना पॉलिटिकल कार्टा। चमचों के बावजूद ये हमारे लिए इसने एक रास्ता खोल दिया है। रिजर्वेशन मिल गई खोल है, दिया। पॉलिटिकल भी। या जिनको स्टूजेस थे बेशक काम करें, लेकिन उनको या रिजर्वेशन तो मिल गई। उसको बाद मिल गई उनको है। वहां जाने का, अपने सुधार करने का, अपनी फैमिलीज बनाने का, लोगों को पढ़ाने का जो भी हुआ, बिल्कुल, वो हाँ। जो पॉलिटिकल हुआ। एस्पेक्ट है उसका, स्टूजेस पैदा हो गए, वो मिला। चमचे पैदा हो गए, ये तो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। इसके इंस्पाइट ऑफ वो दैट साइड फैक्ट ये है। भी तो साइड एक फैक्ट। हाँ, वो साइड फैक्ट है। हाँ साइड फैक्ट हाँ, उसके। एक इसको बात और इस लिहाज से सुरेश साहब, हमने एक बात और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे भाई। जैसे बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन का मानते हैं, कि दलितों के लीडर मानते हैं, पर उन्होंने तो औरत के लिए कितना काम किया। वो औरत को किस मुकाम पर देखना चाहते, जो हिंदू कोड बिल का उनका एक ड्रीम था पास करने का, नेहरू जी ने उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो इसी की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया अपना, किक मार दिया कुर्सी को। तो जो हिंदू कोड बिल हो, जो औरत को, एक नारी को किस मुकाम पर देखना चाहते थे बाबा साहब, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे प्लीज। हाँ वो तो वो भी कंट्रोवर्सी उन दिनों में बहुत ज्यादा क्लाइमेक्स पर थे लोगों जी। में। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए, उन दिनों में भी मेरी मुलाकात हुई उनसे, और वो वही। इतने अच्छा जी। अपसेट थे। और जब जी। उन हाँ इतने अपसेट थे, जब हम उनसे मिले तो हमने उनको, जब उनकी मूड को देखा, तो चलो बातों बातों में ऐसी बातें नहीं, डिसकर्टियस नहीं थे। वो जब भी हम जाते थे, मैं जाता था, बड़े प्यार से बोलते जी। थे, बातें करते थे, बिठाते थे। तो उसके साथ साथ हमने देखा कि वो इतने अपसेट थे, गुस्से में थे, बहुत एनरेज्ड जी। मूड में थे। तो एक जब अच्छा हमने जी। चला बात हुई, बात चली, तो उसने उन्होंने ऐसा नेहरू के बारे में इतना सख्त शब्द बोले कि वो नेहरू, अच्छा जी। उसने आश्वासन देने के बाद भी मेरे से इतना जी। आश्वासन उसने दिया था कि आप डॉक्टर अंबेडकर इस हिंदू कोड बिल को आगे पुश अप कीजिए, इसको पास एक्ट जी। बनवाइए।
और मेरी सारी की सारी ताकत आपके साथ है, यहाँ तक कि अच्छा मैं जी। अपनी मंत्रिमंडल को भी कुर्बान कर सकता हूँ। इतने बाबा साहब को उन्होंने पहले एश्योरेंस दे रखी थी। लेकिन जब जी जी। अच्छा जी। ये बात हुई और उनको मजबूर, जैसे भी वो बड़ी लंबी चौड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसकी, कैसे नेहरू मजबूर हो गया है इसको विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद भी वो राजेंद्र प्रसाद पटेल, के एम क्या? मुंशी और अनंता स्वामी आयंगर स्पीकर, ये वो सारे के सारे एक तरफ हो गए थे और नेहरू अकेला पड़ गया अच्छा। था। वो तो इनर स्टोरी है। तो हाँ उसकी जी। वजह से जो नेहरू को भी इतने विचार होने के, लिबरल और बड़े होने के बाद भी उसको मजबूर होकर ये विड्रॉ करना पड़ा था। तो फिर भी जी। बाबा साहब के दिल में बहुत रंज था। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि नेहरू जो है उसने मेरे साथ, मेरे जी। सामने की बातें हैं उनसे जो उन्होंने कही है, अच्छा अच्छा अच्छा। विश्वासघात किया है। जी जी। वो एक बड़ा लफ्ज उन्होंने बोला, मैं आपसे बोल नहीं सकता, जो उनके बाबा जी। साहब ने नेहरू के बारे में बोला था। वो उन्होंने कहा कि ये बुजदिल है, कायर है, मैदान से भाग गया और गिद्ध की तरह। अच्छा ही। और हाँ, गिद्ध की तरह भाग गया। इतना बोल्ड अच्छा ही। मुझे एश्योरेंस देने के हाँ। बाद भी फिर मार्क्स। ये मेरे से ट्रीट किया। हाँ। तो ये थे मैं, इतने ये मेरी इतने इतनी पर्सनली बातें सख्त हैं। प्रतिक्रिया उन्होंने की जब थी। जी जी। हाँ, इतनी उनके रिएक्शन थे, तो बहुत रियली वो नारी के बराबर उनको हक दिलवाने के लिए इतना उन्होंने जद्दोजहद की, उतना बैकग्राउंड तैयार जी किया। जी। कृपात्री जैसे हिंदू सभा के टॉप के लीडर, उनको चैलेंज करके जी संस्कृत में उन्होंने भाषण शास्त्रार्थ उनके साथ करके कोशिश की कि जी ये ये जो हिंदू कोड बिल जो है जो पास कर दिया जाए। यहाँ तक कि जी जी। ये महाशा प्रेस था जालंधर में, तो जलंधर का। जितना भी ज्यादा से जलंधर का। ज्यादा हाँ जी। डोमिनेट जालंधर, हाँ जालंधर के जी। महाशा प्रेस उसको बोलते थे। वो कुछ सारे के सारे हाँ जी हाँ जी। एंटी अम्बेडकर इतने थे कि उन्होंने जी महाशा कृष्ण प्रताप के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बंदर के हाथ में उस्तरा। इतना, यानी जी। माहौल इतना एंटी अम्बेडकर, एंटी नेहरू हाँ नहीं था जी जितना जी। एंटी अम्बेडकर था। उन्होंने एक जी। ये आर्टिकल लिखा, बड़ा लंबा चौड़ा, बंदर के हाथ में अच्छा। उस्तरा। भाई ये एक उतरा। अच्छा। अछूत आदमी होकर, नॉन हिंदू होकर, पोखरा। ये हमारे हम्म। शास्त्रों पर हमला करने का कौन होता है? इसको क्या अख्तियार है? ये हमारे चेंज धर्म चेंज चेंज शास्त्रों का लाने का, काम हाँ, है। परिवर्तन करने का। हाँ, जी जी। ये इसको बदलने का या इसमें दखल देने का, इसको क्या? तो जी उसके बाद मैंने भी, वो बाय द वे आपको बताता रहूं, मैंने भी इसका जबरदस्त जी। आर्टिकल लेकर उनको भेजा उजाला में, बंदर के हाथ में अच्छा जी। कलम। तो खैर, ये हमारी अच्छा उस जी। वक्त मूड हुआ करती थी, बंदर के अच्छा जी। हाथ में कलम। कितना और कितना उसको, कितना बिफिटिंग, कितना हाँ, बिफिटिंग रिएक्शन, आपने रिप्लाई दिया। हाँ, हाँ, और उसको पूरा पूरा बैकग्राउंड दिखाया कि ये तो सुधारवादी है, कदम है, एक बड़ा जबरदस्त जी इनकलाबी है। ये है वो है, तो चलो, ये तो पुरानी बातें हैं, हमारे भी जज्बात ऐसे ऐसे बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इसका इसका सुलेख साहब मतलब है भी, जब से आपने बाबा साहब के संपर्क में आए हैं तो इन लोगों को पूरा आप जवाब देते ही रहे आज तक, इनको इनको सिर्फ जवाब देते ही आ रहे हैं, लेटेस्ट बुक तक। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे महाशा उनके उनके एक महाशा और प्रेस से दूसरी लेकर। जी। हाँ, नहीं, जो महाशा प्रेस हिंदू से कोड बिल के लेकर बारे में, इस बुक तक आप इनको, अरुण शोरी तक इनको रिप्लाई देते ही आ रहे हैं। क्या नहीं बात है, नहीं, क्या बात रिप्रेयर है। पूरा रजिस्टर्ड करके उनको भेजा। वे अगर चैलेंज भी भेजा किया, हम। हमारे अच्छा पार्टी जी। ने उसको चैलेंज किया, जी। अगर आप, अच्छा जी। तुम में दम है
तो किसी जगह पर भी हमारे साथ डिबेट करो, पब्लिक डिबेट करो। अच्छा, ये जो तुमने लिखा है वो तो अलहदा बात है। इससे मिलता जुलता जी जी एक और बात में बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई है कि वो जी जी। 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं 8वीं क्लास में वो संस्कृत एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते थे। तो बाबा साहब। उसके बारे में भी मेरी बात, बाबा साहब 7वीं 8वीं क्लास अच्छा में जब हमारे से अच्छा चॉइस पूछा जाता है, अच्छा ऑप्शन पूछी जाती है कि अरबी, अरेबिक, संस्कृत और ये पर्शियन, इन इन अच्छा। सब्जेक्ट्स में से एक को चुनो, क्या चुनना चाहते हो। इसी देखो जी तरह जो लोकल जी वर्नाकुलर लैंग्वेज थे, हमने भी, हमारे पास भी ऐसा हुआ था, मैंने मैंने भी पर्शियन लिया था। तो उस अच्छा वक्त उन्होंने फिर अपनी सारी स्टोरी सुनाई। जब उनसे ये ऑप्शन पूछा गया कि आप इनमें से सब्जेक्ट के कौन सा लेना चाहते हो, तो उन्होंने संस्कृत को ऑप्ट किया। संस्कृत को ऑप्ट करने के जी बाद जो ब्राह्मण टीचर था उनका, उसने साफ जवाब दे दिया कि ये अछूतों के लिए वर्जित भाषा है, ये देव भाषा है, अच्छा जी। इसमें अछूतों को पढ़ने का कोई धार्मिक इनको अलाउड नहीं है। अधिकार नहीं है। अलाउड नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मुझे संस्कृत की बजाय वो पर्शियन लेना पड़ी। मैंने जब उनसे अच्छा यही, मैं बड़ा फ्रैंक और फियरलेस था उन दिनों में बातें करने जी। के साथ, मुझे हिचकिचाहट कोई नहीं थी। मैंने उसी वक्त अच्छा जी बाबा साहब से पूछा कि देखिए, आप तो महाराष्ट्रियन हैं और ये जो पर्शियन है ये अरब कंट्रीज की है, तो आपका कैसे मेल हो गया, आपको कैसे इसमें शौक पैदा होगा। वो कहने लगे कि नहीं, कि मुझे हम्म, मजबूरन ये भाषा लेनी पड़ी, पर्शियन लेनी पड़ी। फिर मैंने और दूसरा सवाल कर दिया कि मैंने, बाबा साहब आपको अच्छा जी कुछ पर्शियन का याद भी है। ये देखिए ना कितना सवाल है। अच्छा जी। उसने उन्होंने फौरन या जवाब, क्यों नहीं। और उन्होंने अच्छा पर्शियन के 2 शेर भी मुझे सुना दिए उसी वक्त। अच्छा जी तो ये बाली भी जी। मेरे साथ था उस दिन, बाली भी था। अच्छा मैं इसको भी, हम्म, ये भी मेरे साथ कहते थे दर्शनों के लिए। पहली दफा मैं बाली को भी मिलाया, वो मेरे साथ चले गया था। अच्छा तो वहाँ उस अच्छा वक्त जब ये बात हुई, तो मैंने हाँ, जब यह कहा कि जब उन्होंने 2 एक शेर सुनाए, तो मुझे भी, मैंने भी पढ़ रखी थी तो पर्शियन के, मैंने भी उसी मूड में, उसी अंदाज में जी उनको दो, एक शेख सादी, बहुत जैसे गालिब और शेक्सपियर अपनी अपनी भाषाओं के माने हुए शायर हैं, जी तो वो पर्शियन के शायर हैं जी शेख सादी थे। शेख सादी के मैंने भी किताबें पढ़ रखी थी, बोस्तान गुलिस्तान। और उसमें तो मैंने भी उनको शेर सुना दिया, अभी तक मुझे याद है। तो वो बड़े कौन सा खुश हुए। वो शेर, मैं, हाँ, आपको अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी मैं सुना। वो हाँ शेर जरूर था जरूर जरूर शेख सादी सुनेगा का। जरूर सुने जी शेख जी सादी का शेर था, ता मर्द सखन गुफ्ता बाशिद, है वो हुनरश नहुफ्ता जी बाशिद, हर बेशा मबर के खालिस्त, शायद के पिलंग खफ्ता बाशिद। ये उनका बड़ा मशहूर शेर था, रुबाई थी शेख सादी की। उसका हाँ माने है ये, मतलब है जी कि जब तक कोई इंसान अपने मुंह खोल कर कोई बात नहीं बोलता, तो उसके सारे गुण और दोष, ऐब और हुनर, वो छुपे रहते हैं। आप रहते हैं अच्छा हर एक जंगल को खाली न समझो, हो सकता है इसमें कोई शेर सोया पड़ा हो। अच्छा, ये इसका अर्थ है, पढ़ा हो अच्छा जिसके जी माने बहुत खूब ये है, बहुत खूब बहुत खूब हर बेशा मबर के खालिस्त, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशिर। तो जी जी हाँ, उनके संस्कृत पढ़ने की जो उनकी अभिलाषा थी, उनकी उत्सुकता थी, जी उसके बारे में भी थोड़ा जी सा उन्होंने बताया कि देखिए, जी जितने भी इनके धर्म शास्त्र हैं, जिनमें कास्ट का, चतुर्वर्ण का
कास्ट सिस्टम का जितना भी जो भी व्याख्या की है, न्यू रखी है, और उस वो सारी जी की सारी ग्रंथ जितने भी हैं संस्कृत हैं। ये जितने भी ज्ञान मैंने लिया हाँ जी, हाँ है जी वो सारी की सारी जी इंग्लिश ट्रांसलेशन में किया है। मेरी ये आशा है, मेरी जी तमन्ना किया है। थी कि मैं खुद संस्कृत पढ़ के उनकी तह तक, जी रूट्स तक जाऊं कि ये जाऊँ रहस्य जी क्या है, कास्ट सिस्टम का क्या है क्या, किस मनुस्मृति जी में, किस वेद में, किस गीता में जी क्या क्या लिखा है। जी तो क्या क्या लिखा है। तो ये उन्होंने ऐसी बातें की। आप तो थैंक यू बाकी तो जानते ही हैं। सुलेख जी, बहुत ये मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर देता हूँ हमारे साथियों को जो अभी अभी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं। हमारा प्रोग्राम चल रहा है मान जोग केसी सुलेख जी के साथ, जो बाबा साहब के साथ काम करते रहे हैं। उनके स्टूल का फेडरेशन के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आज तक बाबा साहब के मिशन के प्रति काम कर रहे हैं। तो जो अभी अभी जुड़े हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कोई कमेंट्स भेजने हो या कोई सजेशन भेजने हो, तो हमारे ग्लोबल अम्बेडकराइट वेबसाइट पर जो फेसबुक पेज है उस पर वो अपने कमेंट्स भेज सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी और भी साथियों को इन्फॉर्म करें। जो प्रोग्राम है कुछ मिनट और चलेगा अभी। बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। अ, अभी थोड़ा 5-10 मिनट अभी हमारे पास और है सुलेख साहब। अभी आप इजी है ना जी। कोई? आप ठीक है बहुत अच्छा। आप तो बाबा साहब के शागिर्द हैं। आपको तो कोई परवाह नहीं स्टेमिने की। बहुत जोश है। एक और चलो बात जैसे करते भी हैं जो हैं। आप जैसे जी, आप बात करते हैं श्रूड का फेडरेशन की। आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं इस फेडरेशन में। उसके बाद आरपीआई बनी। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कोई बिक गए, कोई कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। तो बाबा साहब ने जो हमारे लीडर होते हैं, जो समाज का कोई भी लीडर हो, उसका कैसा करेक्टर होना चाहिए, कैसा मॉरल होना चाहिए, इसके बारे में क्या संदेश दिया बाबा साहब ने? हाँ, इसके बारे में भी एक मुझे एक बात याद आ गई उनसे। अच्छा जी। मैं जब मिलने गया, मेरे साथ मैं कोशिश करता था कि किसी और को भी साथ ले जाऊं ताकि वो भी दर्शन कर सकें। एक दो साथी मेरे अच्छा और साथ चले गए, उनको भी ले गया मैं। अच्छा तो जी बातों बातों में एक मेरे साथी ने, जब हमारी थोड़ी सी बातें चली बाबा साहब के साथ, तो मेरे साथी ने कहा कि आज के अखबारों में एक बड़ी खबर है कि जो मध्य प्रदेश के पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस से अभी अभी ट्रांस अपने रेजिग्नेशन दिया है, बाहर निकल गए हैं, पार्टी को छोड़ गए हैं कांग्रेस को, और किसी में दूसरे में शामिल अच्छा होने की बातें चल रही हैं। उनका बयान है, अच्छा मैं उनका नाम अपनी किताबों में भी नहीं लिखा कि वो अच्छा नहीं लगता। वो खैर मिश्रा थे, जी जी मिश्रे तो कई थे, लेकिन उनमें कौन था वो, उसको छोड़िए। तो उनकी खबर अच्छा थी मिश्रा की कि जो चीफ मिनिस्ट्री से बाहर निकल गए थे, तो पंडित नेहरू पर बहुत बुरी शब्दों में इनके कैरेक्टर पर उसने छींटा कशी की, और बहुत ठीक है बुरे जी। शब्दों में वो अखबारों में आ गया था, ये है नेहरू के अच्छा खिलाफ ये वो। तो एक साथी ने जब ये कहा रहे थे कि फलां जो उसने उसका बयान अखबारों में आया है, उसके पंडित नेहरू के कैरेक्टर के बारे में ये कहा है, ये लिखा है, ये है, बोला है। तो बाबा साहब उसी जी वक्त बड़े गुस्से में आ गए, और बड़े चमकते हुए आंखों में उनके जोश जैसे आ गया। तो वो कहने लगे कि ये साला कौन है, ये पंडित नेहरू के अच्छा कैरेक्टर पर छींटा कशी करने का ये कौन है, ये अपनी फाइलें रात को किसी मौज मस्ती के कोठे पर छोड़ आया था।
यहाँ तक अच्छा जी। बाबा साहब के अपने लफ्ज, ये अपनी फाइलें, सरकारी फाइलें कोठे पर छोड़ आया था। वहां छोड़ रहे हैं। दूसरे दिन इसको अच्छा जी। उन्होंने, उन लोगों ने इसको पहुंचाई। ये कौन सही। आदमी है, ये कौन होता है, ये पंडित नेहरू के कैरेक्टर पर छींटा कशी या उन पर ऐसे ऐसे शब्द बोलने की। करने अगर वाले। अगर उसमें कोई टीका लगा सकता है तो वो अम्बेडकर है। ये लफ्ज, ये अच्छा भी जी। बड़े, अच्छा जी। ये अगर कोई हम्म, इन पर किसी पर टीका लगा सकता है तो वो अम्बेडकर है। तो उसका क्या मतलब बात था, है। वो उन्होंने फिर बोला कि मेरे जो अपोनेंट्स है, जितने विरोधी लोग हैं, अगर वो मुझसे खौफ खाते हैं तो इसलिए खाते हैं कि मैं एक सदाचारी पुरुष हूँ। अच्छा कैरेक्टर जी। को उन्होंने इतना ऊंचा शो किया कि हमारे मुकाम दिए। जितने भी नेता हैं, जितने हमारे जी प्रतिनिधि हैं, उनको कम से जी। कम कैरेक्टर के हिसाब से इतना ऊंचा होना चाहिए कि उन पर कोई उंगली ना उठा सके, लाइक जी सीजर्स वाइफ, अबव सस्पिशन। जी। तो ये भी उनका मुझे अभी तक बहुत याद है, बहुत बड़ी वो बात है, बहुत कैरेक्टर बड़ी को। बात। हम्म। अब सविता ऐसा अम्बेडकर ऐसा को भी मॉरल। एक, हाँ, जो बिफोर मैरिज 48 में हुई थी ना, जी तो उनके जी। उनको भी एक पत्र में लिखते हैं, यही बातें लिखते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे सबसे ज्यादा पूंजी जो है वो मेरा उच्च कैरेक्टर है, उच्च चरित्र है। फैक्टर है अगर बिल्कुल। मैं किसी जी वजह से इस पर दाग आ जाए तो मेरे लोग जो हैं वो मुझे राइटली और रॉन्गली जो भगवान समझते हैं, ये उनके लिखे हुए शब्द हैं, राइटली और जी रॉन्गली। जी वो, उनको जी। भगवान में तो बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं, लेकिन वो लोग जो समझते जी हैं, तो उनकी समझते नजरों हैं। में मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो नहीं ऐसी रहूंगा बिल्कुल। ये कैरेक्टर की बात है, ऐसा संदेश था आपको भी बतानी थी। उनका, बाबा साहब को, हमारे लोगों को, हमारे आम जनता को और हमारे नेताओं को। एक और बात सुलेख साहब, बाबा साहब बुद्ध धर्म के बहुत बहुत उपासक थे, उन्होंने दीक्षा भी ली और भारत को एक बहुतमय देश देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे। उन्होंने कोशिश भी की लाखों लोगों के साथ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म दीक्षा ली नागपुर में। तो अभी उसके शीघ्र बाद उनका परिनिर्वाण हो गया, बहुत ज्यादा देर नहीं हमारे साथ रहे। तो उनका जो धार्मिक संदेश है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या हम उधर को चल रहे हैं, हमारे लोग समाज उधर को चल रहा है, कुछ सोच रहा है? आपके क्या क्या विचार है, इसके या बारे बाबा में साहब भी मैं कैसा सोचते थे? एक पर्सनल याद भी आ जाती है, जी अगर आपने जी बौद्ध धर्म की बात छेड़ी है, तो मुझे जी भी उनके विचार सुनने का मौका मिला। एक पब्लिक मीटिंग थी वो, दिल्ली में अंबेडकर भवन, वो वहाँ अच्छा बुद्ध जयंती 1951 में मनाई गई। और मुझे भी मेरे साथियों ने, शंकरानंद शास्त्री, विमल चंद्र ने, उन्होंने मुझे जी बताया कि कल को वहाँ बाबा साहब का एक भाषण होने वाला है, बहुत बड़ा सम्मेलन है। तो मैं भी वहाँ चले गया। बाबा साहब डाइस पर बैठे अच्छा थे, सोफे पर, तो मैं भी उनके नजदीक ही, उनके साथ ही नीचे दरी पर, वो जो डाइस की दरी है उस पर मैंने बैठ उनका भाषण सुना। तो वो जी जब आए, उस बहुत बड़ा, पूरी सजावट के साथ उन्होंने वो अरेंज किया था अम्बेडकर भवन में। तो वहाँ स्पेशली जितने भी बुद्ध देशों के एम्बेसडर थे, स्पेशली उनको अच्छा बुलाया जी। गया था। वो बुलाया आए गया। थे और हमारी जनता भी, दूसरे जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और दूसरे भी जी लोग हैं, बहुत बड़ा भारी सम्मेलन हो गया उनके। तो वो पहले, तो वो 5-4 मिनट में अंग्रेजी में बोले कि मैं चाहता था कि सब आपके सामने वो एड्रेस करके अपने जितने भी दूसरे मेहमान थे
उनको एड्रेस करके मैं चाहता था कि इंग्लिश में बोलूं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भाषण है, लेकिन यहाँ की जितनी जनता है, यहाँ ऑडियंस है, वो कुछ सारे के सारे वो अपने इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। और हिंदी में उन्होंने घंटा के करीब उन्होंने भाषण दिया। बाबा साहब वो तो अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था और बहुत रिसर्च बेस्ड था। उन्होंने खैर हाँ। मोटी मोटी बातें मैं ये जो उसमें भी लिखा है अपनी किताबों में, मैंने थोड़ा सा तफसील से उसमें लिखा है। उसके बारे में सबसे पहले तो उन्होंने कंपेयर किया कि जितने दूसरे धर्मों के संस्थापक हैं, धर्म गुरु हैं, जितने भी वो अपने जैसे हजरत मसीह है, और इधर हजरत मोहम्मद है, और इधरों या कृष्ण है, इनके बारे में सबके छोटी छोटी इंट्रोडक्शन के तौर पर उन्होंने इनकी जो इसेंस ऑफ फिलॉसफी जो थी उसको बताने की कोशिश की। एक जी। संस्थापक बोलता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, एक बोलता जी। है कि मैं खुदा का संदेशवाहक पैगंबर हूँ, तो तीसरा बोलता जी। है कि मैं खुद परमेश्वर हूँ। ये इनके जी। मुकाबले में जो बुद्ध है वो मोक्षदाता नहीं है, वो मार्गदाता उन्होंने क्लेम किया। वो कोई और उन्होंने उनकी जो फिलॉसफी का बेसिक टेनेट्स हैं वो यही है कि पहले एक चीज को परखो पूरी तरह से अपना, अगर आपका दिल मानता है, दलील और विवेक पर पूरा उतरता है, तब उसको मानो, और नहीं तो ये बातें हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी बात मैं बताने, कोई ऐसी तो बात नहीं है, बताऊं ना, बातें करते रहूं ना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, कोई ऐसी बात तो नहीं हाँ है, हाँ मैं जी। उनकी बातें भी। हाँ, उनको नहीं नहीं नहीं। पहले तो उन्होंने हाँ। राम को बोला, जी जी। तो मेरा मतलब है ये कोई आपको इतिहास तो नहीं है, लंबी तो बात नहीं हो रही। हाँ, अभी हेलो। अभी टाइम का है जैसे एक एक और हाँ, जैसे भी अभी आप अभी चाहें। फिर मैं अभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ भाई सभी हाँ। व्यूअर्स को, जो आपका को प्रोग्राम जो देख रहे हैं अभी अभी जुड़े हैं, वो हमारे ग्लोबल अम्बेडकराइट फेसबुक पर पेज पर वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो अपना सजेशन भेज सकते हैं। तो एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंत में सुलेख साहब, अभी काफी टाइम हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। बात आती है, आप बाबा साहब के मिशन में उस समय ज्वाइन किया, बाबा साहब देखा जब आप क्रिटिकल मोमेंट बहुत जोरों पे थी, स्टूडेंट कास्ट फेडरेशन बहुत हम्म। सरगर्मियों पर थी, और पंजाब के आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में रहे हैं। तो जैसा कि आपने एक लिखा भी है, यूं होता तो क्या होता, गालब का शेर भी आपने आपने बताया, ऐसा ना होता जो होता डुबोया मुझको, होने ने ना होता तो क्या होता। अ, मैं क्वेश्चन आपको ये हाँ। करता हूँ, आपने एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी थे, तो आपने इस लाइन को, इलेक्शन को क्यों नहीं लड़ा, या इस पॉलिटिकल कैरियर को क्यों नहीं चूज किया? आपने सर्व गवर्नमेंट सर्विस को कैसे फिर इधर हाँ, छोड़ के उधर उसके चले बारे गए, ऐसा में क्या उसके हुआ? उसके उसके बारे में जब 52 के इलेक्शंस के बारे में हमने एक लिस्ट तैयार जी की पंजाब में उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स के, तो जी। सेठ किशन दास प्रेसिडेंट थे, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी पीएन राजभोज थे। हम तीनों ने मिलके बाबा साहब के साथ गए अच्छा। और अपनी प्रपोजल सारी की सारी जो लिस्ट थी उनको सबमिट की। जी। उनके अकेले अकेले नाम पर थोड़ा सा डिस्कशन करने के अच्छा। लिए वो जितनी भी अच्छा। बातें हो सकी की। जी और उसके बाद बाबा साहब ने जी। मेरे से पूछा कि तुम किस सीट पर लड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा देखिए बाबा तो साहब, उन्होंने उन्होंने
खुद अ, पूछा? श- उन्होंने खुद पूछा खुद आपसे? पूछा। हाँ, तुम अच्छा। किस सीट से लड़ना चाहते हो? तो मैंने कहा, तो अच्छा। बंगा कॉन्स्टिट्यूंसी थी उन दिनों में। तो मैंने कहा, बाबा साहब मेरी मुश्किल ये है कि मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, 25 साल की उम्र चाहिए, और मेरी उन दिनों में 24.5 वर्ष निकलती थी। तो अच्छा। उन्होंने अच्छा। फिर एक सजेशन और दी। तो मैंने कहा ये पक्की है? उन्होंने पूछा कि हाँ, ये मेरी पक्की है स्कूल रिकॉर्ड से। लेकिन मुझे इतना जरूर ख्याल है कि 5-6 महीने का डिफरेंस मेरे फादर ने रख दिया होगा, कि मुझे ऐसा आभास है। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा। कि आपके म्यूनिसिपल कमेटी है, तो वहाँ उनसे ओरिजिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लेकर काम तुम्हारा चल सकता है। तो जी। तो खैर, मैं तो इस स्थिति में था ही नहीं कि मैं इतना लंबा चौड़ा काम, ये तो मेरा कॉलेज कैरियर अच्छा। था। अभी कोई या। इतना वो लंबा चौड़ा मेरा दूसरा भी माली कंडीशन जो थी, वो मैं नहीं कह सकता जी। अपने घर वालों के हिसाब से। तो खैर कुछ भी है, तो मेरा नाम उन्होंने जी। फिर भी टेंटेटिवली अपने हाथ से अच्छा जी। वहां करतार हम्म। चंद सुलेख लिख दिया। एक जी। कंस्टिट्यूंसी अच्छा जी। नंबर 2 पर हम्म। एक हमारे बाबा रामदास जंडियाली वो थे, अच्छा। वो हमारे कैशियर थे, खजांची थे जी। हमारी जी। फेडरेशन के। तो अच्छा। उनका नंबर 2 जी। पर उनको ले दिया। तो मेरा तो बात ही नहीं थी, मेरे दिल में इतना ताकत नहीं थी मेरे में कि मैं अच्छा। दूसरा ये। और मेरे जो ओपोनेंट कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उसने पहले ही मेरा स्कूल से रिकॉर्ड मंगा लिया था। तो बाद अच्छा। में मुझे पता चला, हम्म। हाँ, ऑब्जेक्शन करने के हम्म। भी अगर ये खड़ा होता है, तो उसके ये ऑब्जेक्शन करने के बाद ये हो जाएगा। तो खैर, अच्छा। ये बात है। तो ये इस वजह ऐसा से हुआ। अच्छा। मैं उसके बाद फिर मेरे तो हालात ऐसे थे फैमिली के, तो मुझे सर्विस करनी पड़ी। अच्छा। तो ग्रेजुएट था सर्विस करनी पड़ी। तो अच्छा, था, बहुत। सर्विस करनी पड़ी जी। जी। इमीडिएटली आफ्टर 52। तो मुझे जल्दी अच्छा। एक पहले दिल्ली तो में वो मिल गई। फिर। उसके बाद फिर मैं अच्छा जी। एक्साइज डिपार्टमेंट से मुझे बुलावा आ गया, पत्र अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो जब लोकल मैंने पंजाब में उसको आ गए। छोड़ कर लोकल एक पंजाब में आ गए। नौकरी पंजाब में, मैंने दिल्ली को चलो, बहुत छोड़कर अच्छा। रेजिग्नेशन जी। दे के फिर पंजाब में आ गए। पंजाब में इस पोस्ट पर के बाद भी मुझे एक और डिपार्टमेंट से ऑफर आ गया, वो भी मैंने छोड़ के अच्छा। तो यही फिर अच्छा। जितना भी टाइम इसमें निकाला एक्साइज डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा सुलेख साहब। मैं अभी रंजीत बॉस जी से रिक्वेस्ट करूंगा। वो 1 मिनट के लिए आना चाहेंगे। रंजीत बॉस जी, जी प्लीज आइए। जी सर जी, जय भीम, जय भारत सभी जय साथियों को। भीम। जी। तो सर, आप मनोहर सर, आपने बहुत अच्छे से सुलेख सर के साथ सभी को रूबरू करवाया। उनसे जितनी भी जानकारी, ये कम समय में जितनी भी जानकारी लेनी थी, वो आपने सभी दर्शकों के सामने रखी। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बहुत जल्दी एक शॉर्ट में हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने वो कबूल की और अपना भी समय निकाला। और सबसे ज्यादा हम धन्यवाद करते हैं सुलेख सर जी का, जिन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। और उनसे भी ज्यादा धन्यवाद करते हैं हम सांपला जी का, जिन्होंने आपका हमें नंबर दिया, आपके साथ कांटेक्ट करवाया कि इनके साथ आप सोनलाल बातचीत कीजिए। सांपला। और हाँ, सोहनलाल सांपला जी, जर्मनी से, जो आजकल पंजाब में अभी कोरोना के कारण वहां फंस गए हैं। तो ये हाँ। सभी जितने भी दर्शक, और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने फेसबुक पर जितने भी, क्योंकि ये सिर्फ एक पेज से नहीं चल रहा है, हमारे इसमें पार्टनर है, इसमें ग्लोबल अम्बेडकराइट तो बेसिक पेज है ही है। साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इग्नाइटेड मिशन बहुजन संगठक, काफी फेमस पेज है ये फेसबुक पर। अम्बेडकर चाल सतारा यहाँ से भी चल रहा है, अम्बेडकर मिशन से भी, स्वच्छकार समाज की आवाज जो मैडम कौशल जी चलाते हैं, उनसे भी, अमृत बानी श्री गुरु रविदास सभा लिस्बन से, वहां से भी ये लाइव चल रहा है। और नेशनल वाल्मीकि सभा एनआरआई, वहां से भी ये लाइव चल रहा है।
राउंड टेबल इंडिया, ये काफी गुरिंदर आजाद जी है, ये चंडीगढ़ से है। ये काफी इन्होंने बाबा साहब के वॉल्यूम्स है उनको देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं आप बाबा साहब की जुबान से। राउंड टेबल इंडिया का नाम है, इससे भी जा रहा है। एक बीएसपी सपोर्टर यूके, यहाँ पर एक ग्रुप है, उनके पेज से भी जा रहा है। एक कास्ट आउट कास्ट, उस पेज से भी जा रहा है। और तमाम जितने भी लोगों ने इस लाइव वीडियो को शेयर किया, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना ये जो सर का जो बाबा साहब के साथ जितना भी तारुफ था, उनके साथ बातचीत थी, उनको दूसरे दुनिया तक भी पहुंचाने की कोशिश की कम समय में। जी मेरी तरफ से इतना विरदी जी आपकी तरफ। जी थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो इसी के साथ में हम आज का प्रोग्राम को नहीं, जी एक सर अभी अभी सॉरी। अभी अभी थोड़ा थोड़ा एक दो ठीक है, मिनट ओके। मैं लूंगा, प्लीज। तो ये तो हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर जो कंट्रोल कर रहे हैं लंदन से, सुलेख जी चंडीगढ़ में बैठे हैं, मैं इधर यूके में वोलहैम्पटन में बैठा हूँ, और रंजीत बौद्ध जी थे जो लंदन से कंट्रोल कर रहे हैं सारा कर, इनके साथ साथी शेखर बोधकर जी, डॉक्टर श्रीकांत, मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर दलजीत, सभी टीम, इनके सभी टीम मेंबर का और सोमलाल सांपला जर्मनी से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया। सुलेख जी, आप अंत में जो आज के व्यूअर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो इंग्लैंड के निवासी हैं, जो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देख रहे हैं, उनके लिए अंत में आप क्या मैसेज आज के दिन पर देना चाहेंगे सुलेख जी? हाँ, मैं विरदी जी, मैं शॉर्ट में जो मेरे दिल की जी आवाज़ है, और मैंने काफ़ी कोशिश की है लोगों तक पहुंचाने की, वो मेरी जी वो है कि अब जब सारे वर्ल्ड ओवर बाबा साहब के साथ इतनी श्रद्धा है और इतना उनके प्रति आस्था है, तो मैं चाहूँगा कि जी इस संकट में भी एक बात कम से कम कीजिए कि भीम जी भक्ति को भीम शक्ति में बदलिए। ऑफ भीम कोर्स, भक्ति बिल्कुल तो है बिल्कुल, आप में, है भीम ये भक्ति को, श्रद्धा है। भीम श्रद्धा है, जो आस्था है उनके साथ लगाव जी है, जी उसको भीम शक्ति में बदलिए। बाबा साहब के बहुत तीन ही अच्छी उन्होंने गुरु मंत्र दिए हैं: जी एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो जी जी इन बिल्कुल, इन इनको पूरी तरह से अपने अपने हिस्सा बनाइए अमल में सोच लाए। का, और इसके जी हिसाब से समाज में कुछ करके। बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने इतना जी काम करके एक इनकलाब लगा दिया हमारे जीवन जी में। जी तो आज तो जी उनकी कृपा से हजारों अम्बेडकर पैदा हो गए हैं, तो क्यों जी नहीं हम इतनी ताकत उनके जिस यूनिटी की हमारे हम सब में कमी है, वो उसको है, उड़ाकर जैसे भी हैं जी वो इकट्ठे होकर जी अपनी ताकत लगा के, क्योंकि जैसे भी उन्होंने जी कहा था कि लॉस्ट राइट्स आर नॉट रीगेन्ड बाय बेगिंग और बाय appealing to the conscience of the usurpers, but by यस ऑफ कोर्स, continuous and relentless struggle। तो ये स्ट्रगल ऑफ जो कोर्स, हमारे बिल्कुल। जो हमारे अधिकार हैं, वो मांगने से जी या किसी के आगे ऐसी फरियादें करने से नहीं मिल जाते। उनको नहीं तो मिलेगी, हाँ जी, ताकत स्ट्रगल, ताकत जो है संघर्ष वो करना हमारी पड़ेगा, यूनिटी की ताकत, संघर्ष, संघर्ष करना जी पड़ेगा। बिल्कुल तो यही करना मैं पड़ेगा, आशा संघर्ष। करता हूँ कि जितने थोड़े थोड़े तो मतभेद हैं, पॉलिटिकल जी या सोशल या किसी और बिल्कुल, तरह के, उनको भुला के जी उनके बाबा साहब की इच्छा के, उनके
आशा के हिसाब से आप एक लड़ी में प्रो के एक बड़ा पूरी तरह से अपना महाज बना के जी, थैंक यू। मुकाबला कीजिए। थैंक यू सुलेख साहब, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना टाइम निकाला हम लोगों को सभी को इतनी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फिर भी आगे फ्यूचर में भी कोई टाइम मिला, कोई चांस मिला तो आप जरूर हम आपके दर्शन करेंगे, टाइम निकालेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। नमो बुद्धा। जय भीम। जय भीम, जय भीम।